हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। भैया इंग्लिश के एग्जाम के 15 दिन बाद तुम सबसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। देखो आज इस वीडियो का मोटिव बहुत ज्यादा क्लियर है कि कम से कम टाइम में तुम्हें आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलवा पाओ। इस वीडियो का लेंथ देख लो, बहुत छोटा लेंथ है ना। तुम्हारा जो पेपर बनेगा ना उसमें 80 to 90%, 90 नहीं बोलूंगा, 80 to 100% के बीच में क्वेश्चंस यहीं से बनेगा। मैं तुम्हें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा, वो भी क्वेश्चन वाले फॉर्म में, ताकि एग्जाम में तुम्हें ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। एंड मैं फिर से बोल दे रहा हूं, बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना अगर तुम्हारे एग्जाम में 80 to 100% ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आ जाए। सबसे पहले हम लोग तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाले चैप्टर को देखेंगे, फिर डीबीएमएस वाले चैप्टर को देखेंगे, फिर वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी वाले चैप्टर को, एंड फिर लास्ट में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर को। और हाँ, इस वीडियो में प्रोवाइड किए गए टेम्पलेट्स तुम्हें फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे, तो जाके ज्वाइन कर लो। वैसे भी 11th और 12th में ये चैनल तुम्हें बहुत काम देने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से। वैसे हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, उनका भी फायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन ऑफिस, एक्सप्लेन। बहुत ही सिंपल है। ओपन ऑफिस क्या होता है? एक पावरफुल प्रोग्राम होता है स्प्रेडशीट के अंदर। क्या होता है? स्प्रेडशीट के अंदर एक पावरफुल प्रोग्राम होता है। अब ये क्या करता है? ये हमें डाटा के साथ वर्क करने में और डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। बहुत सिंपल। इसके अलावा तुम इसमें पावरफुल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और ये जो क्या बोलता हूँ, तुम्हारा प्रोग्राम होता है ना, इसके अंदर 65,536 रोज होते हैं एंड 1024 कॉलम्स होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हें वर्कबुक और वर्कशीट के बीच में डिफरेंस भी बता दिया गया, बट टेंशन मतलब उसे हम अगले क्वेश्चन में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ओपन ऑफिस क्या होता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, What is difference between workbook and worksheet? बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। ध्यान से सुना। एक वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक क्या होता है? वर्कबुक होता है मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होंगे, लेकिन उस डॉक्यूमेंट का एक पेज को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे वर्कशीट को मिलाकर एक वर्कबुक बनता है। एंड वर्कशीट कैसे बनता है? वर्कशीट बनता है रोज एंड कॉलम से। समझ में आ गया? वर्कशीट कैसे बनता है? रोज एंड कॉलम से। एंड वर्कबुक किससे बनता है? बहुत सारे वर्कशीट से। बहुत सिंपल था, डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेल्स। इसमें कुछ भी खास नहीं था, ठीक है। अब हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो। मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा कंसोलिडेशन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, जो वर्कशीट में डाटा होते हैं ना, वो एक जगह पे नहीं होते, वो अलग अलग जगह पे फैले हुए होते हैं। तो डाटा कंसोलिडेशन का क्या काम होता है? सारे डाटास को एक साथ लाकर जोड़ना, या फिर तुम कह सकते हो अलग अलग वर्कशीट्स के डाटा को एक साथ लाना, जिसका नाम भी यहाँ पे दिया गया है अ मास्टर वर्कशीट, ठीक है। चलो मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूँ। डाटा कंसोलिडेशन अलाउज यू टू गैदर टुगेदर डाटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट्स। अलग अलग वर्कशीट से डाटा इकट्ठा करके एक जगह लाना, जिसका नाम यहाँ पे क्या दिया गया है? मास्टर वर्कशीट्स। साथ ही साथ कंसोलिडेट फंक्शन अलाउज एन एनालिस्ट टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल वर्कबुक इनटू वन प्लेस। मतलब कि डिफरेंट वर्कबुक से भी इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर करने का ये काम करता है, ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया कि डाटा कंसोलिडेशन का वर्क क्या होता है। एंड ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन है जो आते ही रहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक था तुम्हारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सब टोटल। बहुत आसान होता है, दिमाग खोलकर सुनोगे सब समझ में आएगा। सब टोटल का मतलब क्या होता है? मतलब इसका यूज क्या होता है? ये एक ग्रुप क्रिएट करता है जिसमें तुम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। और वो फंक्शन किस टाइप के होते हैं? जैसे कि सम निकालना, एवरेज निकालना, इसके अलावा काउंट निकालना, ठीक है। तो ये सब निकालना सीखे ही होगे तुम लोग स्कूल में, 10th में सब कुछ सीखते हैं। तो सब टोटल फंक्शन का बस यही यूज होता है एवरेज, सम और काउंट निकालने में, ठीक है। बहुत ईजी था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक दिन रह गया है, इसके बाद तुम क्लास 11th में पहुंच जाओगे। एंड तुम सबका अलग अलग सपना होगा। किसी को जेई क्वालिफाई करना होगा, तो वहीं किसी को नीट क्वालिफाई करना होगा। तो इसलिए मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अनअकैडमी के तरफ से आपको मिलेगा 7 days अनलिमिटेड एक्सेस टू जेई एंड नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन, वो भी बिल्कुल फ्री में। इन शॉर्ट तुम्हें पेड कोर्स फ्री में मिल रहा है, जो कि यूजुअली होता नहीं है। एंड तुम्हें पता है इसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है? तुम्हें मिलेगा एक्सेस टू ऑल लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ 24/7 डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल्स जो कि टॉप एडुकेटर्स ने बनाया है। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा। हाँ, ये चीज जान लो कि तुम सबको 15 मार्च से पहले इसमें एनरोल कर लेना है। एंड इसमें एनरोल करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, 1 मिनट से भी
कम टाइम लगेगा, अभी बता देता हूँ। सबसे पहले तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे तुम्हें एक लिंक देखने को मिलेगा। जैसे ही तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे तुम अनअकैडमी के साइट पे पहुंच जाओगे। फिर तुम्हें उसमें अपना फोन नंबर डालना है, जिसके बाद तुम्हें एक ओटीपी आएगा, ओटीपी इंटर करना है एंड फिर फाइनल स्टेप तुम्हें अपना गोल सिलेक्ट करना है कि तुम्हें आईआईटी में जाना है या नीट में जाना है। इसके बाद कुछ नहीं, ऐप को डाउनलोड करो और फ्री एक्सेस का मजा उठाओ। फिर से बता दे रहा हूँ 15 मार्च लास्ट डेट है, तो उससे पहले इनरोल कर लो, इससे तुम सबको काफी हेल्प मिलेगा। चलो अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। What do you mean by what if analysis? Explain. बहुत ही सिंपल, एक लाइन में तुम्हें इसका आंसर लिखा गया है, ठीक है। What if analysis is a tool which helps us to run reverse calculation, sensitive analysis and scenario comparison. What if analysis एक टूल होता है जो हेल्प करता है हमें रिवर्स कैलकुलेशन में, सेंसिटिव एनालिसिस में और सिनेरियो कंपैरिजन में, ठीक है। इसको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आंसर चेप देना। अब तुमने यहाँ पे सुना सिनेरियो कंपैरिजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि सिनेरियो टूल जो होता है उसका क्या यूज होता है। छोड़ो, हमारा अगला क्वेश्चन ही वही है, व्हाट इज सिनेरियो। सिनेरियो क्या होता है? तो सिनेरियो एक टूल होता है जो व्हाट इफ क्वेश्चंस को टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ईच सिनेरियो जो होता है, हर एक जो सिनेरियो होता है उसका एक पर्सनल नेम होता है और उसे एडिट किया जा सकता है अलग से। वो बच्चे ज्यादा बेटर समझ पा रहे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है, बट अगर नहीं भी किया है तो वन लाइनर है, ठीक है। अगर तुम इसका मीनिंग याद कर लोगे तो तुम अपने से एक्सटेंड करके बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकते हो। मैं ना तुम्हारे सारे चैप्टर्स का मेन टॉपिक्स और मेन क्वेश्चंस जो होते हैं ना उन्हें डिस्कस कर ले रहा हूं। लिख कर ले लो, अगर डाटा कंसोलिडेशन से क्वेश्चन नहीं आया तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज गोल सीक? तो इजी वर्ड में समझाता हूं, कंफ्यूज नहीं करता हूं। ये भी एक तरह का टूल होगा, ऑफ कोर्स टूल ही होगा, तुम लोग टूल ही के बारे में पढ़ रहे हो इस चैप्टर में ज्यादातर। तो गोल सीक जो टूल होता है उसका क्या यूज होता है, पहले मैं तुम्हें एक बार रीड करके बता देता हूं। गोल सीक इज सिंपल इजी टू यूज टाइम सेविंग टूल। गोल सीक क्या है? सिंपल इजी टू यूज टाइम सेविंग टूल। बेसिकली एक टूल है जो तुम्हारा टाइम बचाता है। कैसे बचाता है आगे पता चलेगा। दैट इनेबल अस टू कैलकुलेट फॉर्मूलाज इनपुट व्हेन वी वांट टू वर्क बैकवर्ड फ्रॉम द फॉर्मूला आंसर, ठीक है। तो गोल सीक क्या होता है? हमें बैकवर्ड फॉर्मूलाज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। हालांकि ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये तो मैंने भी खुद प्रैक्टिकली कभी यूज नहीं करा इस चीज को, बट ऑब्वियसली इसे याद करना बहुत ही इजी। क्या होता है? बेसिकली एक बहुत ही इजी टू यूज सिंपल टाइम सेविंग टूल होता है, ठीक है, जो बैकवर्ड फॉर्मूला कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सेल रेफरेंस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, तुमने स्प्रेडशीट देखा होगा, भले तुमने सारे फंक्शंस को यूज नहीं करा होगा, तुमने एक नॉर्मल स्प्रेडशीट देखा होगा। उसमें क्या होता है? रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। क्या होते हैं? रोज होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। तो मान लेते हैं मुझे किसी पर्टिकुलर जगह का, मुझे किसी पर्टिकुलर जगह का या किसी पर्टिकुलर बॉक्स का नाम बताना है, तो कैसे बताओगे? सेल रेफरेंस की हेल्प से, ठीक है। सपोज मान लेते हैं थर्ड रो में है और सी कॉलम में है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? C3 हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा C3 हुआ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा सेल रेफरेंस हो जाएगा। अब चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Cell referencing in a spreadsheet is the process of referring to a specific cell or range of cells within a worksheet by using a unique identifier। और ये जो unique identifier होता है यही सेल रेफरेंस होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। बस एक दो टॉपिक और है, उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाला जितना भी इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म हो जाएंगे। फिर अगला आता है व्हाट इज मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर स्टोर्ड इन विजुअल बेसिक मॉड्यूल इन अ VBA एडिटर। क्या होता है? सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो विजुअल बेसिक मॉड्यूल इन VBA एडिटर में स्टोर होता है, ठीक है। खत्म हो गया? वाह, तुम्हारे पास इतना ही टॉपिक था। इसके अलावा तुम्हारा हाइपरलिंक वाला भी टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, मैंने थोड़ी पेपर डिजाइन करा है। बट जो तुम्हारा मेन टॉपिक्स था उसे मैंने कवर कर दिया। अब हम लोग अगली चैप्टर में बढ़ते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। बहुत सिंपल है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज तुमने मुझे बोला कि एडुकेशन भैया जो चैनल है ना वो इंग्लिश के लिए बेस्ट चैनल है, तो ये क्या हो गया? ये डाटा हो गया। लेकिन अब तुमने क्या करा? तुमने एक पूरा एसे लिख दिया, तुमने उसमें पॉइंट आउट करा, तुमने प्रॉपरली बताया कि बेस्ट चैनल क्यों है, क्या रीजन है, तुमने हर एक पॉइंट को मेंशन करा। बेसिकली उसमें तुमने बहुत सारे डाटास को मेंशन करा, तो वो जो तुम्हारा हो जाएगा वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो तुम्हें समझ में आया कि डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। अब हम लोग एक बार पढ़ भी लेते हैं। डाटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर, इट डजंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज द डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड। समझ में आ गया? इंफॉर्मेशन क्या होता है? डाटाज जो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके लिखे जाए, तो वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिलाइज ऑन डाटा। इंफॉर्मेशन तभी बनेगा ना भाई जब तुम्हारे पास बहुत सारे डाटाज होंगे। बहुत सिंपल है, इजी था। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस, एक्सप्लेन।
डाटाबेस क्या होता है? अब तुम बुक्स में देखने जाओगे, इसका बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पे तुम्हें बताया गया है। अ डाटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा एंड सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू एसेस द डाटा। तो डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा एंड सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू एसेस द डाटा। इसको रट लो, याद कर लो, सीधा एग्जाम में आएगा, सीधा चेप देना, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टेबल? एक्सप्लेन। बहुत सिंपल है, टेबल क्या होता है? तुमने स्प्रेडशीट में टेबल तो कभी बनाया ही होगा, तो उसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं। कहीं पे तुम्हें रोल नंबर देना होता है, कहीं तुम्हें नाम देना होता है, कहीं मार्क्स देना होता है। बेसिक तो तुमने बनाया ही होगा अपने क्लास 10th और 9th 10th में, तो वही चीज होता है टेबल। यहाँ पे पढ़ के भी बता देता हूँ। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू फील्ड्स। फील्ड्स मतलब समझ रहे हो, लाइन लाइन जो बना होता है, अलग अलग फील्ड्स। ईच फील्ड्स होल्ड अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और हर एक जो फील्ड होता है उसमें अलग अलग सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। किसी में नाम होगा, किसी में रोल नंबर होगा, किसी में नंबर होगा, ठीक है। तो वही तुम्हारा टेबल हो जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज अ टेबल? ठीक है, यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि टेबल क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो रोज एंड कॉलम्स में। ऑब्वियसली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और यही सब बचकाने क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आते हैं। अब तुम्हारे 2-4 वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। तुम्हारे एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आएंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड रिकॉर्ड? बहुत सिंपल है। फील्ड का मतलब रॉ फैक्ट, ठीक है, रॉ फैक्ट। और रिकॉर्ड का क्या मतलब होगा? जहां बहुत सारे फैक्ट्स आ जाएंगे वो रिकॉर्ड्स बन जाएगा, बहुत सारे फील्ड्स आ जाएंगे वो रिकॉर्ड्स बन जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं। अ फील्ड इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर वेयर अ रिकॉर्ड इज कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, ठीक है, बहुत सिंपल था। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी? क्वेरी क्या होता है? अ क्वेरी इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स अस फिल्टर्ड डाटा अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, ठीक है, समझ में आ गया, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म? फॉर्म क्या होता है? अ फॉर्म इज एन इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू इंटरचेंजेस डाटा डायरेक्टली इन द टेबल। मतलब बहुत सिंपल है। फॉर्म क्या होता है? लेआउट का एक ऑप्शन होता है, और वो तुम्हें क्या हेल्प करता है? वो तुम्हें टेबल के अंदर डाटा चेंजेस करने में हेल्प करता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जो तुम्हारे चैप्टर का नाम है ना, वही से क्वेश्चन है डायरेक्ट, एंड ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, तो इसको तो रट के ही चल जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है? बेसिकली ये भी एक प्रोग्राम होता है जो डाटाबेस मैनेज करने में हेल्प करता है। बहुत सिंपल है, इसी चीज को याद रखना। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेजेस अ डाटाबेस इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि बेस, MSSS और MySQL। इनमें से 2 एग्जांपल्स को याद कर लो, ठीक है, 3 एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट डाटाबेस? सेम टू सेम जो स्क्रीन में दिख रहा है, तुम उसे लर्न कर लो। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, स्टेप्स है कि तुम डाटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये जो स्टेप्स गिवन है, इसे लर्न कर लेना, क्योंकि अगर स्टेप्स बताने बैठा तो आगे वाले चैप्टर्स में बहुत सारे स्टेप्स है, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एंड मेरा मोटिव तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं है। देखो, मैं बोल बोल के वीडियो बहुत लंबा बना सकता हूँ, लेकिन हम वही बातें करेंगे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड मेन पॉइंट्स है। बाकी जो स्टेप्स वाले क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमने प्रैक्टिकल किया होगा तो तुम्हारे दिमाग में होगा, अगर तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा तो रटवा के कोई फायदा नहीं। बट हाँ, लास्ट डे है तो लर्न कर लो, वही बेस्ट है। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, प्रैक्टिकल कौन करता है? मैंने खुद अपने 10th में नहीं किया होगा। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू क्रिएट क्वेरी इन डाटाबेस? इसे भी लर्न कर लेना। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लो। अ प्राइमरी की इज अ सेट ऑफ 1 or more fields that can uniquely identify records within the table। मतलब कि प्राइमरी की का यूज होता है टेबल के अंदर डाटा को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई तुम्हारा ऑप्शन नहीं है, ये एक प्रोफेशन हो सकता है, तुम कह सकते हो। एक इंसान होता है जो डाटाबेस को डिजाइन करता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? DBA इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग द डाटाबेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ यूजर। All access of the database is controlled by them using DBMS or DBMS। जो DBA होते हैं तुम्हारे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो डाटाबेस को मैनेज करते हैं, बनाते हैं, और वो ये सब कैसे कंट्रोल करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ DBMS एंड RDBMS। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा रिडंडेंसी? बहुत ही इजी है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन अ टेबल और डाटाबेस, ठीक है, जहां पे भी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा का बात आ जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा इनकंसिस्टेंसी? तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ सेम डाटा इन अ टेबल और डाटाबेस, वो तुम्हारा हो जाता है डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब तुम लोग सोच रहे होगे इसका यूज कहां होता है? एक तो ये MCQ में आ सकता है, इसके अलावा कहां यूज होता है तुम्हें अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ DBMS? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस? ठीक है, इसका आंसर बहुत ही इजी है।
कोई भी 5 पॉइंट याद कर लोगे तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे भी 5 ही पॉइंट गिवन है, एक एक्स्ट्रा भी बता दूंगा, डोंट वरी। तुम आंसर लिख सकते हो, जैसा कि इसका आंसर है डाटाबेस रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, मतलब कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ये नहीं होने देता है। इसके अलावा डाटाबेस कैन कंट्रोल डाटा इनकंसिस्टेंसी, इसके अलावा डाटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डाटा। इसके बाद तुम्हारा फोर्थ एडवांटेज है डाटाबेस इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स। फिर तुम्हारा फिफ्थ एडवांटेज है डाटाबेस कैन इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। इसके अलावा डाटाबेस हैज बैकअप एंड रिकवरी, इस पॉइंट को भी तुम लोग ऐड कर सकते हो, याद रख सकते हो, कोई भी 5 पॉइंट लिखोगे वैसे वो इनफ होता है। हमने एडवांटेजेस के बात कर लिए, तो डिसएडवांटेजेस के बात करना भी बनता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो डिसएडवांटेजेस के ऐसे बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, तो 3-4 पॉइंट बता देता हूँ, याद कर लेना। पहला डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा होता है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि डाटाबेस फेलियर होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। थर्ड डिसएडवांटेज है कि तुमने पढ़ा है इसलिए तुम्हारे लिए इजी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो यही 3 पॉइंट याद रखो, इनफ है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तुम लोग कर सकते हो। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसक्यूएल, इसको रट लो, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ लेगा, ऑप्शन दिया रहेगा तो तुम्हें चूज करना होगा, तो ठीक है, डायरेक्ट मैंने बता दिया। SQL stand for Structure Query Language. It is a language that enable us to create and operate on relational database which are set of related information stored in tables. कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लर्न कर लो। एसक्यूएल क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है जो तुम्हें क्रिएट करने में और क्रिएट एंड ऑपरेट करने में हेल्प करता है रिलेशनल डाटाबेस में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ टर्म्स है जिनका मतलब तुम्हें जानना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनका मतलब तुम्हें जानना है। फॉर एग्जाम्पल DDL, DML, TCL, इसका MCQ क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे भी याद कर लेना। DDL का फुल फॉर्म होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड इट अलाउज अस टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू डाटा डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट एंड ड्रॉप टाइप के टास्क करने में हेल्प करता है। इट अलाउज अस टू मैनिपुलेशन इन डाटाबेस में मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ठीक है। ये क्या हेल्प करता है तुम्हें? ये तुम्हें डाटाबेस के अंदर सिलेक्ट करने में, डिलीट करने में, इंसर्ट करने में, इस तरह के ऑप्शंस को यूज करने में हेल्प करता है। क्या कौन सा है? DML है, ठीक है। हमारा लास्ट है TCL क्या होता है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL का फुल फॉर्म होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इट अलाउज अस टू कंट्रोल ट्रांजैक्शन, और ये किस तरह के हमें ऑप्शंस यूज करने में हेल्प करता है? कमिट एंड रोल बैक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेन की। वैसे तो तुम्हें प्राइमरी की भी जानने की जरूरत है, और भी 1-2 तरह की कीज होती है, उन्हें भी जानने की जरूरत है। पहले तो मुझे ये बताओ कि कीज क्या होता है, तुम्हें से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बता देता हूँ। जैसे कि एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, स्पेसिफिक चीज़ें दिए हुए रहते हैं ना, नाम, क्लास, रोल नंबर। तो जो तुम्हारा नाम हो गया वो एक की हो गया, जो तुम्हारा रोल नंबर हो गया वो एक की हो गया, क्लास जो हो गया वो एक की हो गया, तो ये की होता है, ठीक है। एंड कीज वाले टॉपिक में तुम्हारा फेवरेट टॉपिक होता है व्हाट इज फॉरेन की। ये डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, प्राइमरी की भी होता है इंपॉर्टेंट, बट फॉरेन की ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेन की का बेसिक यूज होता है, वो 2 टेबल्स को जोड़ने का काम करता है, और एक टेबल का फॉरेन की दूसरे टेबल का प्राइमरी की भी हो सकता है। इस चीज को रट लो। अब फॉरेन की इज अ की यूज्ड टू लिंक 2 टेबल्स टुगेदर, जो मैंने तुम्हें बताया। अ फॉरेन की इज अ फील्ड in one table that refers to the primary key and in another table. ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद हमारा अगला लाइन है the table containing the foreign key is called the child table and the table containing the candidate key is called preferred और parent table. तुम्हें समझ में आ गया, जिस टेबल में तुम्हारा फॉरेन की है वो तुम्हारा चाइल्ड टेबल कहलाता है, एंड जिस टेबल में तुम्हारा कैंडिडेट की होता है वो पेरेंट टेबल कहलाता है। ये ना तुम्हारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में आ सकता है कि टेबल कंटेनिंग कैंडिडेट की इज कॉल्ड, या फिर टेबल कंटेनिंग फॉरेन की इज कॉल्ड, ठीक है, चाइल्ड टेबल। ये सब तुम्हारे एमसीक्यू में आ सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? DBMS स्टोर डाटा एज फाइल, DBMS जो है वो डाटा को एज अ फाइल सेव करता है, वहीं RDBMS स्टोर डाटा एज टेबल, वो डाटा को एज अ टेबल स्टोर करता है, ठीक है। DBMS स्टोर सिंगल यूजर, वहीं RDBMS मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है। देयर इज नो सिक्योरिटी इन DBMS, वहीं देयर इज मल्टी लेवल सिक्योरिटी इन RDBMS। डाटा रिडंडेंसी बहुत ज्यादा कॉमन है DBMS में, वहीं RDBMS में ये काफी कम होता है। इसके बाद हमें कुछ इंपॉर्टेंट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि टेबल क्या होता है, क्वेरी क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, रिपोर्ट क्या होता है। टेबल क्या होता है? टेबल जो होता है वो डाटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही ईजी है। क्वेरी क्या होता है? क्वेरी का यूज होता है टेबल से डाटा निकालने के लिए, फेच करने के लिए, फेचिंग डाटा फ्रॉम द टेबल, ठीक है। फिर फॉर्म क्या होता है? फॉर्म क्या होता है? प्रोवाइडिंग इंटरफेस, जहां पे तुम काम करते हो। फिर रिपोर्ट क्या होता है? प्रिंटेड फॉर्मेट को हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक। फिर हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन चार एंड वर्चर। देख लो तुम लोग, लर्न कर लेना, बहुत ईजी है। हम लोग अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। हम
लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे अगले चैप्टर को, एंड ये चैप्टर बहुत ईजी है, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें तुम्हें ऐसे मार्क्स मिलते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, देखते जाओ कैसे खत्म हो जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। हाँ, इस चैप्टर में थोड़े टॉपिक्स ज्यादा है लेकिन बहुत आसान टॉपिक्स है। स्टार्ट करते, तुम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत आसान है, यहाँ पे नेटवर्क की बात नहीं हो रही है, कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्क, तो यही होता है। और क्यों कनेक्टेड होते हैं? टू शेयर डाटा वगैरह। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क। इसका आंसर है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और शेयर रिसोर्सेस। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P2P से क्वेश्चन या फिर क्लाइंट सर्वर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख कर ले। व्हाट आर डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स? बेसिकली दो ही होते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलो देखते हैं। नेटवर्क इन विच ऑल कंप्यूटर्स हैव एन इक्वल स्टेटस आर कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज अ सर्वर एज वेल एज क्लाइंट। जब सभी कंप्यूटर के पास इक्वल स्टेटस हो, वो क्या बन जाता है? तुम्हारा पीयर टू पीयर नेटवर्क बन जाता है। बहुत सिंपल है। और P2P नेटवर्क के अंदर जितने भी तुम्हारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो सारे सर्वर जैसा भी काम कर सकते हैं और क्लाइंट जैसा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा अगला आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें एक ही कंप्यूटर होता है जो रिसोर्सेस या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करता है। मतलब बेसिकली इसमें क्लाइंट एक ही होता है, सर्वर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट कौन वाला कंप्यूटर होता है? जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। चलो अब पढ़ते, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इन दिस नेटवर्क देयर आर स्पेसिफिक कंप्यूटर्स दैट शेयर डाटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर resources, for example printer, modems, etc., called server. Other computers can request for some services from server are called clients. जो कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट करते हैं तुम्हारे सर्वर के लिए, वो तुम्हारे क्लाइंट्स हो जाते हैं। एंड कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं जो डाटा शेयर करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं या फिर हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर करते हैं। हार्डवेयर रिसोर्सेज का एग्जांपल भी गिवन है, प्रिंटर्स, मॉडेम्स, तुमने यूज करा ही होगा, मॉडर्न यूज करा है ना, तो वो हो जाता है तुम्हारा सर्वर, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया कि P2P नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है। इस चीज को रट लेना, एग्जाम में अगर याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, सीधा रट लो, छाप दे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। यहाँ पे लैन दिया हुआ है, वैन दिया हुआ है, एक मैन भी होता है, आगे बताता हूँ। पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन जो होता है ना, वो बहुत छोटे एरिया के लिए होता है, ठीक है। जब छोटा एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है तो वहां पे हम लोग लैन यूज करते हैं। वैन कब यूज करते हैं? जब हम लोग को कंट्री में या फिर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क प्रोवाइड करना पड़े ना, तो वहां पे हम लोग वैन का यूज करते हैं। और मैन का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? मैन का हम लोग यूज करते हैं जब हमें छोटे सिटी में या कोई मतलब बहुत बड़े एरिया में नहीं, बट बहुत छोटे एरिया में भी नहीं, ठीक है, बीच में आता है ये लैन और वैन के बीच में आता है, ठीक है। जब हमें एक सिटी के अंदर नेटवर्क प्रोवाइड करना हो, तब उस केस में हम लोग मैन का यूज कर सकते हैं। लैन में हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वहीं वैन में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर या फिर सैटेलाइट का यूज करते हैं। जब हमें वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से जुड़ना होगा तो ऑब्वियसली हम सैटेलाइट का यूज तो करेंगे। यहाँ पे तुम्हारा लैन का एग्जाम्पल हो गया कंप्यूटर लैब, वैन का एग्जाम्पल हो गया मोबाइल फोन नेटवर्क। चलो अब जल्दी से मैन का एक एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरनेट? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। फिर व्हाट इज WWW? वर्ल्ड वाइड वेब। बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये होता क्या है? ये कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल होता है रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग डॉक्यूमेंट्स और इंटरनेट। इंटरनेट में डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए WWW का यूज किया जाता है। फिर हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज वेब ब्राउजर? जो तुम्हारा गूगल होता है, चाहे तुम अगर आईफोन यूजर हो तो जो सफारी होता है, ये सब तुम्हारा क्या होता है? वेब ब्राउजर होता है, जिसमें तुम वेबसाइट खोल सकते हो या कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। बहुत आसान था, ठीक है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी गिवन है, जैसे कि वही क्रोम, जैसा कि मैंने बताया था, सफारी भी लिख सकते हो, यहाँ पे और भी गिवन है, फायरफॉक्स भी गिवन है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी गिवन है। हालांकि ये सब कौन यूज करता है आज के टाइम में? बस क्रोम ही यूज करते हैं सब, क्रोम और गूगल, मतलब गूगल क्रोम एक ही होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर क्या होता है? जिसमें डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं बेसिकली इंटरनेट के अंदर, उसको वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं यहाँ पे, ओरिजिनल वाला। वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट स्टोर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एंड अ वेबसाइट कंपोनेंट फाइल। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट आर यूजर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का यूजर्स क्या होता है? तुम लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। तुम्हें अगर डिटेल में लिखने आएगा तो डिटेल में लिख देना, मैं तुम्हें सिर्फ पॉइंट्स बता देता हूँ। बहुत ही बेसिक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्या यूजेस होगा? रिसोर्सेज शेयर करने में, कुछ शेयर करना हो, फाइल शेयर
करना हो उसमें हेल्प होता है। कम्युनिकेशन का मीडियम बन सकता है, ठीक है, तुम अगर कनेक्ट कर लेते हो तो तुम लोग कम्युनिकेट भी कर पाओगे। अगर तुम लोग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हो तो तुम लोग कम्युनिकेट भी कर पाओगे। कॉस्ट रिड्यूस होता है क्योंकि तुम डायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी चीज ऐसी शेयर कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर अगला आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, मतलब तुम एक ही कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकते हो, और वो सब कैसे पॉसिबल है? थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक। फिर अगला आता है सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डाटा। इससे क्या होगा, तुम अलग अलग कंप्यूटर में जितने भी काम कर रहे हो तो सारा का स्टोरेज एक ही जगह पे आके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे 4 यूजर्स दिए गए थे, अगर तुम्हें कुछ और भी याद आता है तुम वो भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे गिवन है तुम्हें वही लिखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ टू एक्सेस टू द इंटरनेट। यहाँ पे 2 चीज गिवन है, एक है आईएसपी और दूसरा है मॉडेम, यही तुम्हें पढ़ना है। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। तुम में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये सब वैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है। दोनों के बारे में गिवन है, दोनों के एग्जांपल्स भी गिवन है, जैसे कि तुम देख सकते हो आईएसपी का एग्जांपल है बीएसएनएल, जियो, एयरटेल वगैरह, ठीक है। और सॉरी, मॉडेम का एग्जांपल नहीं गिवन है, मॉडेम तो डिवाइस होता है जिसके अंदर तुम सिम डाल के नेट यूज कर सकते हो। फिर अगला आता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। बहुत आसान है, 2 होता है तुम्हारा, एक वायरलेस होता है, एक वायर्ड होता है। दोनों के एग्जांपल्स गिवन है, डायल अप, डीएसएल, ठीक है। देखो ये सब के बारे में मोस्ट मतलब चांसेस नहीं है कि आएगा, बट हाँ इन सब का फुल फॉर्म आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएसएल का फुल फॉर्म पूछ लेगा, एमसीक्यू में आ सकता है, हो सकता है तुम्हें बताना पड़ेगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर यही सब चीजें तुम इन सब के डेफिनेशन को भी देख सकते हो वायरलेस टेक्नोलॉजी में, ऑब्वियसली 3G 4G 5G। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वाईफाई। तुम सबको पता होगा वाईफाई क्या होता है, लेते ही रहते हो तुम लोग अपने घर में या फिर किसी का। तो वाईफाई क्या होता है? बेसिकली वायरलेस कनेक्शन होता है जो तुम्हें इंटरनेट प्रोवाइड करता है इन शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, ज्यादा बड़े डिस्टेंस में वो नहीं हो सकता है। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी, इसे याद रखना, ठीक है, सब चीज का फुल फॉर्म याद रखना, आईटी में तो इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आते ही आते हैं फुल फॉर्म से। It is the wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high speed network and network connections, ठीक है। इसके बाद WiMAX क्या होता है? WiMAX तुम्हें से बहुत सारे कम बच्चों ने ही सुना होगा। WiMAX होता है बड़े रीजन के लिए, ठीक है। जब हमें बड़े लेवल पे इंटरनेट शेयर करना हो ना, लार्ज एरिया में, तो वहाँ पे हम WiMAX यूज़ करते हैं, क्योंकि वाईफाई जो होता है वो बड़े एरिया में यूज़ नहीं हो सकता। मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि 2 बिल्डिंग छोड़कर जो पर्सन है वो यूज़ कर सकता है मेरा वाईफाई, जरूरी नहीं है। लेकिन WiMAX जो है वो मैं यहाँ पे भी रह रहा हूँ तो यहाँ से कोई 1 किलोमीटर दूर है वो भी एक्सेस कर सकता है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। WiMAX स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड इंट्रोपेरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है, इस चीज को याद कर लेना। इट रिप्रेजेंट 4th जनरेशन ऑफ वायरलेस इंटरनेट। इट अलाउज यूजर टू कनेक्ट टू द हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट दैट कैन कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ इज डाटा ट्रांसफर्ड ऑन इंटरनेट। द डाटा इज ब्रोकन इनटू पीसेस ऑफ सेम साइज कॉल्ड पॉकेट्स एंड, मतलब देखो यहाँ पे स्टेप्स गिवन है, ठीक है, 4-5 स्टेप्स है, इसे लर्न कर लो। इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ भी नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इंस्टेंट मैसेजिंग? बहुत सिंपल है। पहले के टाइम में क्या होता था, हमें चिट्ठी लिखना पड़ता था, फिर चिट्ठी पहुंचता था, फिर वहां पे वेट करना पड़ता था, फिर चिट्ठी आता था बहुत टाइम बाद। या तो कबूतर का भी बहुत सारे लोग यूज़ करते थे, मेरे को नहीं पता सही बात है कि नहीं, बट हाँ मैंने सुना है कि कबूतर का भी यूज़ करते थे, बांध के भेज देते थे, कबूतर जाता था छोड़ता था। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, हमने तुरंत मैसेज भेजा, हेलो भेजा, उधर से भी हेलो आ जाएगा, हाई भेजा, हाई का रिप्लाई आ जाएगा। तो ये होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, एंड ये हम इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं, वही चीज़ है और कुछ नहीं है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इन विच यूजर कैन सेंड मैसेजेस टू ईच अदर इन रियल टाइम। मोस्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर अलाउज टू टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियो चैट, वीडियो कॉलिंग। हाँ आजकल के जैसे व्हाट्सअप ही ले लो, हम लोग वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स देने बोला है, तो यहाँ पे दे सकते हो गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, ये सब दिए गए। रेडिबुल मैंने कभी यूज भी नहीं करा इस चीज़ को, बट ठीक। स्टेट एनी 3 रूल्स एंड एडिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल चैटिंग ऑन इंटरनेट। यहाँ पे 3 रूल्स एंड एडिकेट्स लिखने को बोला है, ठीक है, बट यहाँ पे 7 गिवन है, तुम इन 7 में से कोई भी 4-5 याद कर लेना। सबसे पहला, मैसेज जो होना चाहिए ना वो शॉर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम पैराग्राफ लिखकर ही डायरेक्ट टेक्सटिंग स्टार्ट कर दिए। सेकंड, हमेशा अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करो अपने नाम से। थर्ड, मतलब पढ़ के बता देता हूँ, ऑलवेज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय नेम, ठीक है, इतना तो तुम लोग भी पढ़ सकते हो यार। उसके बाद थर्ड, ऑलवेज आस्क इफ द पर्सन हैज द टाइम टू चैट, मतलब सामने से पूछ तो लो, मतलब ये नहीं कि तुम मैसेज करना शुरू कर दिया, तुमको लग रहा है कि सामने वाला भी तुम्हारे जैसा फ्री बैठा है, तुमको लग रहा है सामने वाला भी तुम्हारे जैसा नल्ला है, ऐसा थोड़ी होता है। हो सकता है वो बिजी होगा, कोई काम कर रहा होगा, तुम मस्त चैटिंग में लग गए उसके साथ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा पूछ लिया करो कि सामने वाला फ्री है कि नहीं है। फिर अगला है कि बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो हमेशा तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या पूछना है, ये नहीं कि बस नॉर्मल चैटिंग करने में लग गए। पीपल टाइम टू रिस्पॉन्ड, ये नहीं कि तुम टेक्स्ट पे टेक्स्ट भेजे जा रहे हो, सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो हमेशा वेट करो, एक टेक्स्ट भेजो, फिर सामने वाले के रिस्पॉन्स का वेट करो, फिर अपना टेक्स्ट भेजो। यही सब तुम्हारे कुछ गिवन है, 7 गिवन है, तुम इनमें से कोई भी 4-5 याद कर लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग एक वेबसाइट होता है जिसमें तुम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी होता है। रुको यहाँ पे मुझे देखने दो। हाँ, ब्लॉग इज अ वेबसाइट वेयर यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टॉपिक।
ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग के क्या फीचर्स होते हैं? ऑब्वियसली तो वो एक पर्सनल डायरी जैसा होता है, तुम वहाँ पे कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ सिंपल टू यूज़। तुम वहाँ पे इवेंट्स के बारे में बता सकते हो, अनाउंसमेंट्स के बारे में बता सकते हो, न्यूज़ के बारे में बता सकते हो, रिव्यूज़ दे सकते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट कैन प्रोवाइड ब्लॉग सर्विस, ठीक है। इनमें से 3 भी याद कर लो, तुम एग्जाम में लिख दोगे, काफ़ी है। 5 वेबसाइट्स लिखने नहीं आता है यूजुअली, बट याद कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि wordpress.com हो गया, vlogger.com हो गया, wix.com हो गया, weebly.com हो गया, blogsome.com हो गया, ये सब गिवन है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें बहुत सारे डाटा गिवन होते हैं। वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट हाइपरटेक्स्ट। वहीं पे वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस, मतलब बहुत सारे वेब पेजेस मिलके वेबसाइट बनाते हैं। फिर वहीं पे अगर तुम्हें ऑफलाइन व्लॉग बनाना है तो उसके भी बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं, उनको हम ऑफलाइन व्लॉग एडिटर बोलते हैं। उसमें तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए होता है, बस वही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। व्हाट इज एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? जब तुम पैसों का ट्रांजेक्शन, मनी का ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करोगे, वो तुम्हारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है। क्या पर्पस होता है? शॉपिंग करने के लिए अपना, या फिर कुछ बेचने के लिए, यही सब के लिए तुम यूज करते हो। यहाँ पे भी वही गिवन है, फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स ऑन इंटरनेट, या फिर कोई सर्विस लेने के लिए, ठीक है, मसाज लेना है, हेयर कट लेना है, तो उस सब चीज के लिए भी तुम यूज करते हो, ठीक है। हाउ इज ऑनलाइन शॉपिंग यूजफुल? ऑनलाइन शॉपिंग कैसे यूजफुल है? अगला ऑप्शन है, तुम्हारे पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तुम दुकान में जाओगे, वहां पे लिमिटेड स्टॉक होगा ना, चलो एक तुम्हें शर्ट लेना है, वहां पे शर्ट का कितना पीस होगा? 500 पीस, 1000 पीस। तुम्हारे पास ऑनलाइन कितना पीस है? 10,000, 20,000, अनलिमिटेड है यार, कोई थोड़ी लिमिट थोड़ी है। और भी बहुत सारे गिवन है, जैसे कि कस्टमर डज नॉट नीड टू मूव आउट टू विजिट स्टोर, ये भी बता दिया। कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर एनी टाइम एनीवेयर, तुम कभी भी कहीं पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट इज नॉट अवेलेबल इन लोकल मार्केट आर अवेलेबल ऑनलाइन। बहुत सारी ऐसी चीजें तुमने देखी होगी जो लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है लेकिन ऑनलाइन मिल जाती है, ठीक है। जैसे मुझे बहुत सारी चीजें घर के मंगानी होती है, मैं लोकल जाता हूँ मार्केट में, मुझे नहीं मिलती है, बट मैं ऑनलाइन आके देखता हूँ, मुझे मिल जाता है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो ये सब चीज के लिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट कैन अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो सपोर्ट करते हैं उनके कोई भी 5 वेबसाइट का नाम बताओ यार। मैं अभी 100 बता दूंगा, बहुत सारे होते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, IRCTC, सो नहीं बता पाए और भी है, रेड बस, यहाँ पे भी गिवन है, ई बस, पेटीएम, बहुत सारे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। बहुत आसान है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ठीक है। ये सब तुम लिख सकते हो, हाँ वही सब गिवन है। उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जो भी तुमको मन में आए वो बोल देना। व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी? इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है? वो कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं ताकि इंटरनेट में तुम्हारे साथ कुछ कांड ना हो जाए, ठीक है। अब हाउ टू रिमेन सिक्योर ऑन इंटरनेट। तुम इंटरनेट पे सिक्योर कैसे रह सकते हो? सबसे बेसिक बता देता हूँ, तुम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करके सेफ रह सकते हो, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन ना शेयर करके सेफ रह सकते हो, अपने डाटा का, अपने फोटोज़ का, अपने वीडियोज़ का बैकअप रख के सिक्योर रह सकते हो, एंटीवायरस को डाउनलोड करके सिक्योर रह सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स। हाँ, अगला है डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ईमेल्स फ्रॉम अननोन यूजर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सबको पता नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर तुम्हें मेल बहुत सारे आते होंगे, ठीक है, अगर तुम उनको रिस्पॉन्ड करोगे, उनके डॉक्यूमेंट्स को खोलोगे तो तुम्हारा फोन हैक भी हो सकता है। एंड मेरा एक बार हो चुका है, मेरा खुद का चैनल, ये जो तुम चैनल देख रहे हो ना, जब आई वॉज अराउंड 200 के सब्सक्राइबर, तो मेरा ये वाला चैनल हैक हो गया था इसी रीजन के कारण, क्योंकि मैंने किसी का मेल खोला था एंड उसमें एक डॉक्यूमेंट था, मैंने उस डॉक्यूमेंट में क्लिक करा था, तो उसकी वजह से पूरा चैनल हैक हो गया था। तो ये सारे तुम्हें दिए गए हैं। और भी तरीके यहाँ पे गिवन है जिससे तुम सेफ रह सकते हो, सिक्योर रह सकते हो इंटरनेट में, जैसे कि कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट। अब अप टू डेट रखने क्यों बोलता है? तुम्हारे फोन में या पीसी में अपडेट्स आता है, तुमने देखा ही होगा। अब वो अपडेट्स क्यों आता है? तो सोचते हो कि जरूरी तो नहीं है, क्यों अपडेट करना, फालतू का स्टोरेज भरेगा। देखो, वो जो अपडेट होता है ना, वो फोन कंपनी वाले या फिर जो पीसी कंपनी वाले होते हैं, वो लोग जानबूझकर लाते हैं ताकि जो हैकर्स होते हैं, जो ऑनलाइन थेफ्ट करते हैं, उनसे बचा जा सके, ठीक है। बहुत सारे उसमें ऐसे ऐसे रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ डाले हुए होते हैं ताकि वो लोग तुम्हारा फ़ोन नहीं हैक कर सके। क्योंकि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर आउटडेटेड होते जाता है ना, तो हैकर्स को तरीका मिल जाता है उस पर घुसने का और उसको हैक करने का। तो इसलिए बार बार जो कंपनी वाले होते हैं वो अपडेट लाते रहते हैं ताकि हैकर्स ऐसा ना कर सके, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तो ये सब तुम लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थेफ्ट्स, ठीक है। जैसा कि तुम्हारा सबसे पहला है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है?
कुछ ऐसे वेबसाइट्स होते हैं ना जो तुमसे तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं एंड उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं, या तो ऐसे वेबसाइट्स भी होते हैं जो ओरिजिनल वेबसाइट का कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे मैंने एजुकेशनल भैया वेबसाइट बनाया, तो कोई मेरा ही वेबसाइट का कॉपी करके बना देगा एंड वो बिल्कुल मेरे वेबसाइट जैसा ही दिखेगा, ठीक है, तुम्हें डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा और फिर तुम अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन डालोगे एंड वो लोग हैक कर लेंगे। तो ये सब चीज़ होती है किसमें, फिशिंग में। इसके अलावा ईमेल स्पूफिंग मैं बता दिया कि अगर तुम ईमेल में जाओगे, किसी का रिप्लाई करोगे या उसका डॉक्यूमेंट्स खोलोगे तो वो तुम्हारे साथ कांड हो सकता है। तो इसलिए कभी भी अननोन सेंडर का ईमेल का रिप्लाई मत किया करो। इसके अलावा भी ये स्पूफिंग, फार्मिंग, ये सब तुम देख सकते हो। 2-4 लर्न कर लेना, ठीक है। ऐसे इसमें एमसीक्यू तो आता नहीं है, तो कोई भी 2-4 लर्न कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो लिख देना। के बाद देखो, मैं यही सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, तुम एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बच्चों वाली चीज़ें हैं, जैसे कि राइट अबाउट बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस, कि राइट अबाउट बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में क्या, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, प्रॉपर्ली फॉर्मल ड्रेस पहनो, ये बेकार से हैं, ठीक है। तुम अगर इसको बस पढ़ लेना एक बार, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं। वैसे तुम कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे तो एग्जाम में बिना पढ़े भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, उससे क्या होगा, तुम्हें पॉइंट्स याद रहेंगे। इसके अलावा हाउ कैन यू प्रोवाइड फायर सेफ्टी एट वर्क प्लेस, तुम फायर सेफ्टी कैसे प्रोवाइड कर सकते हो वर्क प्लेस में, ये भी देख लो, ठीक है। व्हाट आर कॉमन कॉज ऑफ फॉल्स एंड स्लिप्स एट वर्क प्लेस, इसको भी देख लो। हाउ कैन वी अवॉइड फॉल्स एंड स्लिप्स, इसे भी देख लो। व्हाट आर वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, इसे भी देख लो। इट इज द बेसिक मेडिकल केयर टू समवन एक्सपीरियंसिंग अ सडन इंजरी और इलनेस, चीज जो मैंने तुम्हें बताया। व्हाट इज एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या होता है, एक अनप्लीजेंट इवेंट जो अचानक से हो गया, अनएक्सपेक्टेडली हो गया, ठीक है, तो वही चीज होता है। अनप्लीजेंट इवेंट्स दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड कॉजेज डैमेज, इंजरी और डेथ। इमरजेंसी तुम्हें कब होगा, ठीक है, जब तुम्हें कुछ जरूरी काम होगा, जब रिस्क होगा किसी चीज़ का, ठीक है, तुम्हारे पैसे डूब रहे होंगे, तुम्हारा हेल्थ का लॉस हो रहा होगा, या फिर तुम्हारा तबियत खराब होगा, या तुम किसी और का तबियत खराब होगा, फिर कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी हड़प रहा होगा। बेसिकली यही सारे चीज़ें होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, कोई मतलब नहीं है बताना, फिजिकल एक्सीडेंट, नॉन फिजिकल एक्सीडेंट। टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट दो तरह के होते हैं। फिजिकल एक्सीडेंट जो तुम्हारे साथ रियल में हुआ, ठीक है, ऑन रोड तुम्हें चोट लग गया वगैरह वगैरह, वो तुम्हारे फिजिकल एक्सीडेंट्स में आते हैं। नॉन फिजिकल एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में तुम्हारे साथ होता है, ठीक है, इंटरनेट पे तुम्हारे साथ होता है, जैसे कि फिशिंग वगैरह हो गया, किसी ने हैक कर लिया तुम्हारा, किसी ने डाटा चोरी कर लिया तुम्हारा, तो वो सब तुम्हारे नॉन फिजिकल एक्सीडेंट्स में आ जाएंगे। तो स्क्रीन में देख ही रहोगे गिवन है। बाकी तुम सारे पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, 11th 12th में भी बहुत जल्दी हेल्प मिलने वाली है। फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फायर इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसीज, ठीक है, तुम कोई भी 3-4 लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी हैंडल इमरजेंसी, जब इमरजेंसी सिचुएशन आए तो तुम कैसे हैंडल कर सकते हो। डीप ब्रेथ लो, शांति, मन को शांत करो, प्रॉपर सोचो कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यही सब करके। यही था तुम्हारे वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में, यही सबसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर को, हमारे लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वाले चैप्टर को। बहुत ईजी है, तुम्हारा लास्ट चैप्टर है ये। इसमें से बहुत सारे स्टेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाले क्वेश्चन को ऐसे कुछ समझा के फायदा नहीं है, मैं तुम्हें स्टेप्स बता दूंगा, बाकी तुम स्क्रीन पे भी देखो और एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मुझे पता है कम टाइम है, लेकिन देखो सिलेबस भी छोटा है, ज्यादा चैप्टर्स तो आ नहीं रहे, 4 चैप्टर ही आ रहे हैं, तो उसमें भी प्रैक्टिस करने वाला यही चैप्टर है। प्रैक्टिस करने वाला इसलिए है, तो अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकली लैपटॉप है ना, तो प्रैक्टिकल उसमें करके एक बार देख लो, उससे क्या होगा ना, तुम एग्जाम में करने जाओगे तुम्हें काफी कुछ याद रहेगा। तो बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज 1 घंटा निकालकर इस चैप्टर में जो भी स्टेप्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिकल वे में सॉल्व करो, या तो लिखकर प्रैक्टिस कर लो, दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम्हें जो मन वो करो, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है तो। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट एक पेपर होता है, एक पेज होता है, जिसमें बहुत सारे रिटन क्या होता है, रिटन कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाने के प्रोसेस को हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। अब फिर आता है वर्ड प्रोसेसर। क्या होता है वर्ड प्रोसेसर? एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जो हमें एडिट करने में, फॉर्मेट करने में, स्टोर करने में, रिट्रीव करने में, प्रिंट द डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है जो हमें एडिट करने में, प्रिंट करने में, फॉर्मेट करने में, रिट्रीव करने में, ये सब में हेल्प करता है। FOSS का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, MCQ के लिए याद कर लेना। अगला होता है हेडर। हेडर क्या होता है? हेडर जो सेक्शन होता है ना, वो मार्जिन के ऊपर एकदम पेज में वहां पर होता है। पे कुछ शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए ऑब्वियसली, जैसे कि कट का शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे कि कट का क्या होता है, Ctrl+X होता है, कॉपी का क्या होता है, Ctrl+C होता है, पेस्ट का क्या होता है, Ctrl+V होता है, सिलेक्ट ऑल का क्या होता है, Ctrl+A, सेव का होता है Ctrl+S, प्रिंट का होता है Ctrl+P, बहुत आसान है, फाइंड का होता है Ctrl+F, रिप्लेस का होता है Ctrl+H, ठीक है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का होता है F11, बोल्ड का होता है Ctrl+B, इटैलिक का होता है Ctrl+I एंड अंडरलाइन का होता है Ctrl+U।
क्वेश्चन, व्हाट आर 4 आइटम्स दैट कैन बी एडेड इन द हेडर एरिया। हेडिंग एरिया में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? टाइटल ऐड कर सकते हैं, लोगो ऐड कर सकते हैं, हेडिंग ऑब्वियसली ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं और डेट ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाले एरिया में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं? ये सब ना, हेडिंग, डेट और क्या क्या है टाइटल, लोगो, मैं खुद भी भूल जाता हूँ तुरंत तुरंत। ठीक है, अब व्हाट आर स्टाइल्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से लिख कर ले लो, इस बार भी तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टाइल होता है, स्टाइल से क्या पता चल रहा है? ठीक, मैंने ये कपड़ा पहना है क्यों? क्योंकि स्टाइलिश दिख रहा है। ठीक है, स्टाइलिश दिख रहा है इसलिए मैंने पहना है। अगर तुम्हें अपने पेज को स्टाइलिश बनाना होगा तो तुम पेज को कपड़ा तो नहीं पहना सकते हो, लेकिन उसमें तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो। कलर्स ऐड कर सकते हो, तुम्हारा जो टेक्स्ट लिखने का तरीका उसमें फॉन्ट ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस तरह से तुम अपने पेजेस को अट्रैक्टिव बना सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो। तो वही तुम्हारा स्टाइल होता है। ठीक है, इसके वर्ड में बता देता हूँ जो तुम्हें एग्जाम में लिख कर आना है। स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल क्या होता है? स्टाइल यूज करने का एडवांटेज क्या होता है? ऑब्वियसली तुम्हारा पेपर अच्छा दिखेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम द स्टाइल सपोर्टेड बाय ओपन ऑफिस ORG। बेसिकली 8 टाइप ऑफ स्टाइल्स होते हैं, जिनमें से तुम्हें पहला 4 याद रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 4 जो है, हालांकि मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला आता है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल मतलब क्या हुआ? तुम्हें पेज को डेकोरेटिव बनाना है तो तुम उसके लिए क्या क्या यूज करोगे? यहाँ पे गिवन है, तुम क्या क्या यूज कर सकते हो। तुम फुटर्स का यूज कर सकते हो, बॉर्डर्स का यूज कर सकते हो, बैकग्राउंड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज का यूज करके तुम पेज को स्टाइलिश बना सकते हो। मार्जिन्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हेडर्स का भी यूज कर सकते हो, सब गिवन था। इसके बाद आता है तुम्हारा पैराग्राफ स्टाइल, मतलब तुम पैराग्राफ को स्टाइलिश बनाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे गिवन है, जैसे कि तुम टेक्स्ट अलाइनमेंट का यूज कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग अच्छा से दे सकते हो, बॉर्डर्स दे सकते हो। उससे क्या होगा? तुम्हारा पैराग्राफ अच्छा दिखेगा। फिर तुम्हारा आता है कैरेक्टर स्टाइल्स। कैरेक्टर स्टाइल्स मतलब तुम किसी कैरेक्टर को कैसे स्टाइलिश बना सकते हो, उसका फॉन्ट अच्छा यूज करके, इटैलिक यूज करके, बोल्ड यूज करके, टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा करके। ठीक है, वही सब चीज़ है, फॉन्ट, साइज ऑफ टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक फॉर्मेट्स। ठीक है, ये सब का यूज करके फिर यही सब आता है तुम्हारा कैरेक्टर स्टाइल के अंदर। फिर होता है तुम्हारा फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल क्या होता है मुझे खुद याद नहीं आ रहा। आर यूज्ड टू फॉर्मेट, फ्रेम स्टाइल्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग वेपिंग टाइप, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड कॉलम्स। इसका यूज होता है टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। मुझे आइडिया नहीं है इसका, ठीक है, बट इस चीज को तुम याद कर सकते हो। फिर आता है तुम्हारा नंबरिंग स्टाइल। ये बहुत ही ईजी है। कोई भी चीज को तुम्हें नंबर करना हो 1 2 3 4, या तो तुम ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो तुम ऐसे पॉइंटर देके कर सकते हो, ऐसे पॉइंट देते हो ना गोल वाला, तो वही होता है तुम्हारा नंबरिंग स्टाइल। ठीक है, लाइक आइदर तुम नंबरिंग करो या फिर तुम बुलेट कैरेक्टर्स दो। ठीक है, तो वही होता है तुम्हारा नंबरिंग स्टाइल, यही गिवन है। फिर होता है तुम्हारा सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है? रोज और कॉलम मिला के सेल बनता है। ठीक है, तो उसको तुम स्टाइलिश कैसे बना सकते हो, तो वो यहाँ पे गिवन है। तुम अच्छे फॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हो, अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हो, बैकग्राउंड अच्छा दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, नंबर फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो, सेल प्रोटेक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ को यूज़ करके तुम सेल को स्टाइलिश बना सकते हो, तो इसलिए ये तुम्हारा सेल स्टाइल के अंदर आ जाएगा। फिर होता है तुम्हारा ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल बहुत ईजी होता है, ड्राइंग कर सकते हो, शैडोइंग कर सकते हो, डायमेंशंस बढ़ा सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर तुम्हारा लास्ट आता है प्रेजेंटेशन स्टाइल। यहाँ पे तुम क्या फॉन्ट का अच्छा यूज करके, स्पेसिंग का यूज करके, अलाइनमेंट का यूज करके, टैब्स का यूज करके तुम इसको भी स्टाइलिश बना सकते हो। अब यहाँ पे तुम लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि तुम लोग सोच रहे होगे यहाँ प्रेजेंटेशन स्टाइल में भी फॉन्ट है, कैरेक्टर स्टाइल में भी फॉन्ट का हम लोग चेंज करके कर रहे थे। कोई इशू नहीं है, ठीक है, दो में भी रह सकता है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल। कुछ नहीं करना, ठीक है, तुम्हें क्लिक करना है, क्लिक ऑन क्रिएटिंग न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। उसके बाद कुछ नहीं करना, तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, बात करते हैं ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ टू अपडेट अ स्टाइल। ये सारे जो स्टेप्स वाले क्वेश्चंस है ना, यहाँ से आने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इनको समझाने जैसा कुछ नहीं है। ये स्टेप्स है कि तुम कैसे ये वाली चीजें कर सकते हो। जैसे कि स्टाइल को अपडेट कैसे करना है, स्टाइल को ओपन करना है, फॉर्मेटिंग विंडो में जाना है, फिर उस आइटम को सिलेक्ट करना है जिसको तुम्हें फॉर्मेट करना है, फिर उस स्टाइल को सिलेक्ट करना है जिसको तुमको अपडेट करना है या चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद स्टाइल के बगल में जो एरो आएगा ना, उस पर लॉन्ग क्लिक करके रखना है, और लास्टली सिलेक्शन आइकन एंड क्लिक ऑन अपडेट स्टाइल। लास्टली फिर आइकन में क्लिक करना है और स्टाइल को अपडेट कर देना है। ये 4 स्टेप्स है, इन 4 स्टेप्स में तुम स्टाइल को अपडेट कर सकते हो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ड्रॉ राइटर्स इन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, तुम्हारा ड्राइंग टूल वहां पे गिवन होता है, वहां से तुम स्क्वायर, रेक्टेंगल, लाइंस, टेक्स्ट कुछ भी खींच के ला सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो। वही तुम्हारा गिवन है, पढ़ लेना। ठीक है, रीड कर दे रहा हूँ। राइटर ड्राइंग टूल्स आर यूज टू ड्रॉ ग्राफिक्स लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ठीक है, टेक्स्ट एंड अदर प्री डिफाइंड शेप्स। You can also group several drawing objects to make sure they maintain their relative position and proposition. ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर्स। कोई भी 4 ग्राफिक फिल्टर्स यहाँ पे तुम लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन एंड पिक्चराइज। स्मूथ क्या करता है, कोई भी इमेज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है या बहुत ज्यादा शार्प है तो उसको स्मूथ करने का काम करता है, मतलब सॉफ्ट करने का काम करता है। शार्पन क्या करता है, शार्पन का मतलब ही है कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना या फिर शार्पनेस बढ़ा देना, तो वही इसका काम है, इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज। पिक्चराइज का क्या यूज होता है, पिक्चर को पेंटिंग जैसा दिखाना, उसको हम लोग पिक्चराइज बोलते हैं। पोस्चराइज का यूज होता है टू मेक अ पिक्चर अपीयर लाइक पेंटिंग, पिक्चर को पेंटिंग जैसा बनाना, ठीक है, दिखवाना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन इमेज क्रॉपिंग। इमेज क्रॉपिंग क्या होता है, इमेज को क्रॉप करना, आगे से, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से। कभी ना कभी तुमने एडिटिंग किया होगा तो तुम्हें पता ही होगा। अब इसका स्टेप क्या होता है, तुम्हें डॉक्यूमेंट में जाना है, जिस इमेज को क्रॉप करना है उस पर राइट क्लिक करना है, पॉपअप मेनू आएगा, उसमें एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर वहां से तुम्हें क्रॉप को चूज करना है और उसके बाद आगे पीछे, मतलब लेफ्ट राइट बॉटम, यहाँ से जहां से भी तुम्हें मन वहां से क्रॉप कर देना है एंड बात खत्म। अब देखो इसके बाद कुछ स्टेप्स वाले क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस कर लो। जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पहले स्टेप्स वाले क्वेश्चन तुम लोग देख लो। लिस्ट द मेथड ऑफ इंसर्टिंग इमेज इन अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या स्टेप है वो देख लो, इसका स्टेप भी देख लो। इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर, इसका स्टेप भी देख लो, ठीक है। इसके बाद इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द गैलरी, इसका भी स्टेप देख लो। लास्ट, नेविगेट थ्रू द गैलरी टू फाइंड द डिजायर्ड पिक्चर, इसका स्टेप भी देख लो। अब एक्सप्लेनेशन वाला आया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है, लिख के ले लो। मोस्ट प्रोबेबली आएगा, या तो ग्राफिक मोड्स के बारे में पूछ देगा, या फिर फ्लिप कैसे करना है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली, इसके बारे में पूछ सकता है। ट्रांसपेरेंसी, इसके बारे में पूछ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक मोड क्या होता है, तुम एक पिक्चर का ना कलर चेंज कर सकते हो टू ग्रे स्केल, ठीक है, उसी को हम लोग ग्राफिक मोड कहते हैं। और तुम्हें ये करना कैसे है, कुछ नहीं, तुम्हें इमेज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद तुम्हें ग्रे स्केल को सिलेक्ट कर लेना है अपने ग्राफिक मोड से। तुम्हें पढ़ के बता देता हूं। यू कैन चेंज कलर इमेजेस टू ग्रे स्केल बाय सिलेक्टिंग द इमेज एंड देन सिलेक्टिंग ग्रे स्केल फ्रॉम द ग्राफिक मोड लिस्ट, ठीक है। इसके बाद फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लिप करना बहुत आसान होता है। इमेज पे क्लिक करो और उसके बाद फिर वहां पे आइकन बना हुआ आ जाएगा, तुम्हें जहां शिफ्ट करना है वहां पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। टू फ्लिप एन इमेज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, सिलेक्ट द इमेज एंड देन क्लिक द रिलेवेंट आइकन, ठीक है। फिल्टर, फिल्टर का क्या यूज होता है, कुछ यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए। फिल्टर तुम लोग अपने चेहरे पे लगाते हो ना, बेसिकली उसी टाइप का फिल्टर है, ठीक है। स्मूथ बना सकते हो, इन्वर्ट बना सकते हो एंड इस तरह के फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट कहाँ पे यूज होता है, तुमने देखा होगा, तुमने वाटरमार्क देखा होगा। वाटरमार्क समझते हो ना, कोई पेज में कंपनी का वाटरमार्क होता है। तुमने से अगर किसी ने मेरा नोट्स लिया होगा एजुकेशनल भैया का, तो तुमने देखा होगा कुछ कुछ पेज में वाटरमार्क लगा हुआ है एजुकेशनल भैया का। तो वो वाटरमार्क कैसे लगता है, ट्रांसपेरेंसी मोड के हेल्प से, ठीक है। क्या होता है, तुम टेक्स्ट का ट्रांसपेरेंसी मोड सेलेक्ट कर सकते हो, 10%, 20%, 30%, 40%। तुम जितना परसेंट सेलेक्ट करोगे वो उतना, जितना कम परसेंट सिलेक्ट करोगे वो उतना ज़्यादा लाइटर होते जाएगा, हल्का होते जाएगा। जितना ज़्यादा सिलेक्ट करोगे उतना ज़्यादा वो डार्क होते जाएगा, ठीक है। 100% सिलेक्ट कर दोगे तो वो पूरा टेक्स्ट दिखेगा तुम्हें, नॉर्मल टेक्स्ट। 10-20% करोगे तो तुम्हें एकदम हल्का सा लगेगा कि हाँ पेज में कुछ लिखा हुआ तो है पीछे में। तो वही होता है तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसे पढ़ा के मतलब पढ़ के बता देता हूँ जो तुम्हें एग्जाम में लिखना है उस फॉर्म में। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, मॉडिफाई द परसेंटेज वैल्यू इन द ट्रांसपेरेंसी बॉक्स ऑन द पिक्चर टूल बार टू मेक द इमेज मोर ट्रांसपेरेंट। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल while creating a watermark or when wrapping the image in the background, ठीक है। मतलब वाटरमार्क लगाने के लिए या फिर बैकग्राउंड में इमेज डालने के लिए भी यूज हो सकता है, कोई इशू। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स क्या होता है, अ टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। टेम्पलेट एक मॉडल होता है जो तुम दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर बिजनेस रिपोर्ट्स दैट हैज योर कंपनी लोगो ऑन द फर्स्ट पेज। इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा, तुम स्टाइल्स को बार बार अलग अलग पेजेस में, अलग अलग टेम्पलेट्स में यूज कर पाओगे। इसके अलावा ये तुम्हारा टाइम भी बचाएगा, ठीक है। ये दोनों से इट सेव योर टाइम, और ये टेम्पलेट को तुम अलग अलग तुम स्टाइल्स को अलग अलग टेम्पलेट्स में यूज कर पाओगे। तो वो तुम ये दोनों एडवांटेजेस लिख सकते हो। पढ़ के बता देता हूँ। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स इज द ईज ऑफ अपडेटिंग स्टाइल्स इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट। अनदर एडवांटेज इज दैट इट कैन ऑल्सो सेव योर टाइम। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ आ सकता है। ये है डिफरेंस बिटवीन स्टाइल एंड टेम्पलेट। अब मैंने यहाँ इसलिए बोला कि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूजुअली इस चैप्टर से जो ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं तुम्हारे स्टेप्स वाले, ठीक है, जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं आएंगे, आ सकते हैं, तो पढ़ के तो सब जाना तुम लोग। साल भर तो आईटी पढ़ते नहीं होगे, अभी बस एग्जाम टाइम में याद आता होगा।
ओके तो स्टाइल और टेम्पलेट में क्या डिफरेंस होता है? स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, frames and other elements in your document quickly change their appearance. वही a template is a model that you can use to create other document. template जो होता है ना वो दूसरे documents create करने के लिए होता है. वही style तुम particular page में add कर सकते हो. Style helps to keep formatting consistent in the entire document. जो styles होता है वो entire document में format करने में help करता है. वही जो templates होता है वो अलग अलग documents में formatting में help करता है. जो style होता है वो एक particular document में format करने में help करता है. वही जो template होता है वो multiple documents में फॉर्मेटिंग करने में हेल्प करता है, फॉर्मेट करने में हेल्प करता है. अब फिर से स्टेप्स वाले क्वेश्चंस है वो देख लो. एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पलेट. देखो टेम्पलेट बनाने के दो मेजर स्टेप्स होते हैं, तुम दोनों को देख सकते हो. क्रिएटिंग अ टेम्पलेट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट बनाना. क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग अ विजार्ड. यही था तुम्हारा पूरा आईटी का सिलेबस. मैंने जितना भी तुम्हारा मेन टॉपिक्स है ना सबको कवर कर दिया है. तुम कह सकते हो मैंने तुम्हारा 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर दिया है एंड उसमें भी जो मेजर पार्ट है उसे कवर कर दिया है. तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि इस वीडियो को देख लिया अब क्या करना है. तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उसे अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद भी टाइम बचता है तो पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना. आईटी के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही आता है इसमें. तुम आराम से 95 प्लस ला सकते हो. ठीक है, मेरे जैसा बच्चा 93 94 ला सकता है तो तुम लोग तो आराम से लेते होगे. तो आई होप से तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अब तुमसे मिलते हैं क्लास 11th में. तब तक के लिए बाय बाय.